भारत के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे टैरिफ जल्दी से कम किए जाए। लंबे समय में मुझे लगता है कि हमें, आप जानते हैं, एक ज़रूरी रणनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनने पर विचार करना चाहिए, जिसकी अमेरिका को ज़रूरत है अगर उसे आगे चलकर चीन से सीधी टक्कर लेनी है। मैं चाहूंगा कि भारतीय उद्योग का रवैया वैसा ही हो जैसा 2000 के दशक की शुरुआत में था, जब उन्हें लगता था कि वे दुनिया को हरा सकते हैं। हमें एक साथ आने की जरूरत है, इस संभावना को खुला रखते हुए कि अमेरिका आगे चलकर वापस आ सकता है और एक ज्यादा बराबर का भागीदार बन सकता है। हेलो एंड वेलकम टू ट्रैकिंग ट्रंप ऑन डिकोडर में, जहां हम भारत अमेरिका ट्रेड युद्ध पर नजर डाल रहे हैं। एक ऐसे दिन जब चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कुछ ट्रेड तनावों को कम किया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। चीन अमेरिका समझौते का भारत और बाकी दुनिया पर क्या असर होगा और अगले 1 या 2 साल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ट्रंप का कूटनीति में दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से निपटने में एक उपकरण के रूप में टैरिफ का शस्त्रीकरण करने का तरीका अब बना रहेगा। तो ये सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। जहां तक भारत अमेरिका ट्रेड समझौते की बात है, हम जानते हैं कि बातचीत चल रही है और राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल के दिनों में इस पर शायद अपनी सबसे सकारात्मक टिप्पणी यह कहकर की है कि भारत के साथ एक ट्रेड सौदा होगा। सवाल यह है कि यह किस तरह का सौदा होगा, ये दोनों पक्षों के लिए विन विन कैसे होगा, और इस सारी अनिश्चितता के दौरान मजबूत बने रहने के लिए भारत के इकोनॉमी को क्या करने की जरूरत है। हमारे साथ इस विषय के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और आवाजों में से एक रघुराम राजन को पाकर हम खुश हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद मिस्टर राजन, डिकोडर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधे राष्ट्रपति ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ मीटिंग से शुरुआत करना चाहती हूं, जिसमें उन्होंने चीन पर टैरिफ में 10% की कमी की घोषणा की है, जो अब 57% के बजाय 47% है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने कहा है कि वह अब दुर्लभ मृदा खनिजों पर यह निर्यात नियंत्रण नहीं रखेगा। एक ऐसी बात जिसने दुनिया भर के उद्योगों में वास्तव में बहुत घबराहट पैदा कर दी थी। लेकिन यह सिर्फ 1 साल के लिए है। आप अमेरिका चीन संबंधों में इस नरमी को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि सही शब्द नरमी है। यह एक तनाव शैथिल्य है और इस साल हम देखेंगे कि दोनों पक्ष दूसरे पर अपनी निर्भरता, मुख्य निर्भरता को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से अमेरिका के लिए यह एक मुद्दा है कि हम दुर्लभ मृदा खनिजों की वैकल्पिक आपूर्ति कैसे प्राप्त करें, और एशिया में निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ कुछ चर्चाएं इस बारे में हैं। आप जानते हैं कि इन सामग्रियों के वैकल्पिक स्रोत खोजे जाए और उनमें इन्वेस्टमेंट में तेजी लाई जाए ताकि अमेरिका और अधिक स्वतंत्र हो सके। चीन के लिए जाहिर है उन्हें जिस चीज की जरूरत है वह है हाई स्पीड चिप्स, उस एआई के लिए जो वे कर रहे हैं। वे जहां तक संभव हो नहीं चाहते कि उसमें कोई बाधा आए, और इसलिए इसका कुछ हिस्सा उन आपूर्तियों को सुनिश्चित करने की कोशिश करने के बारे में होगा, और यह भी कि धीरे धीरे किसी तरह का संरक्षणवाद न बढ़े, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप प्रशासन अमेरिकी व्यवसायों को विभिन्न चीनी व्यवसायों के साथ व्यापार करने से रोक रहा है। तो दोनों पक्ष पीछे हट रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह वापसी अस्थायी है जब तक वे अपने बचाव को मजबूत नहीं कर लेते। और मुख्य मुद्दा यह है कि आगे चलकर यह टकराव कितनी बार होता है, किन मुद्दों पर, क्योंकि स्पष्ट रूप से जिस तरह की आप जानते हैं आजमाइश दोनों तरफ से चल रही है, ये टकराव होते रहेंगे। शायद उन मुद्दों पर नहीं जो इस साल के लिए पहले ही तय हो चुके हैं, लेकिन नए मुद्दे सामने आएंगे। ये भी दिलचस्प है कि राष्ट्रपति शी के साथ इस मीटिंग में जाने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका, मुझे लगता है 3 दशकों के गैप के बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, जो मेरे ख्याल से अमेरिका चीन संबंधों और चीन के साथ तनाव में एक नया आयाम जोड़ेगा। और तो फिर आप इस अनिश्चितता को भारत पर असर डालते हुए कैसे देखते हैं? क्योंकि अब टैरिफ के मामले में
हम पे सबसे ज़्यादा 50% टैरिफ लगाए गए हैं, चीन अब 47% पर है। और तो इस सब का फिर हमारे लिए आने वाले साल में संभावित रूप से क्या मतलब है? खैर, यह निश्चित रूप से भारत के कुछ उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग, जहां हम शायद पहले ही अमेरिका में त्योहारी सीजन, क्रिसमस शॉपिंग, थैंक्सगिविंग शॉपिंग खो रहे हैं, हम शायद वहां बाधित हुए हैं जब तक कि कुछ निर्यात समय से पहले न हो गए हों। लेकिन आगे चलकर हम यह नहीं चाहते कि जो आपूर्ति श्रृंखलाएं हमने बनाई है और जिनसे हम जुड़े हैं वे स्थायी रूप से बाधित हो जाएं। हमारे कुछ कपड़ा निर्माता, आप जानते हैं, बड़े अमेरिकी स्टोर बड़ी अमेरिकी चेनों को बेच रहे हैं, और अगर इसमें बाधा आती है और वे आपूर्ति के नए स्रोत ढूंढ लेते हैं तो उन्हें वापस पाना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे टैरिफ जल्दी से कम किए जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हमारे श्रम प्रधान उद्योग हैं, जिसने अमेरिका में कुछ हद तक पैठ बनाई है। भारत के लिए जो इतना ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह फैले नहीं। मेरा मतलब है, हमारी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक माल पर टैरिफ उतना नहीं है, बल्कि यह है कि अगर वे सेवाओं पर टैरिफ लगाने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं तो यह अब भी एक खतरा है। एक हायर एक्ट है जिस पर कांग्रेस बहस कर रही है, जो आउटसोर्स की गई सेवाओं पर टैरिफ लगाने की कोशिश करेगा। उसे कैसे लागू किया जाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि टैरिफ का ये माल से आगे सेवाओं तक, और फिर आप जानते हैं H-1B के जरिए अमेरिका आने वाले भारतीय विजिटर्स तक फैलना, ये सभी ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें आप जानते हैं, हालांकि हम बातचीत को लंबा नहीं खींचना चाहते, लेकिन इन्हें चिंताओं के रूप में चिह्नित करना महत्वपूर्ण है। अगर अभी नहीं तो आगे चलकर। मैं आपसे बस एक पल में H-1B मुद्दे के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन फिर विशेष रूप से भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता को देखें तो, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह अभी भी चल रही है। ट्रंप ने, जैसा कि मैंने अपनी प्रस्तावना में कहा, उस पर शायद अपनी सबसे सकारात्मक टिप्पणी यह कहकर की कि एक ट्रेड सौदा हो रहा है। सवाल यह है कि इस कठिन परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिए विन विन ट्रेड सौदा क्या है? तो अगर आप अमेरिकी प्रशासन की बातचीत के पैटर्न को देखें तो यह हमेशा चिंता के स्तर को बहुत ऊंचे स्तर तक बढ़ाना, फिर उसे नीचे लाना, और दोनों पक्षों की ओर से जीत की घोषणा कर पाना है। मुझे लगता है कि अब जानते हैं, निश्चित रूप से यही होता रहा है। मुझे लगता है कि विन विन, मेरा मतलब है, निश्चित रूप से जवाब का एक हिस्सा इस हद तक है कि हमें रूसी तेल से उतना फायदा नहीं होता है, और ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जो कहते हैं कि अगर रूस इसे कहीं और बेच सकता है तो रूसी तेल खरीदने से हमें जो फायदा होता है वह मामूली है। यह एक तरह से पेश की जाने वाली थाली में कुछ ऐसा हो सकता है जो कहता हो, देखिए, आप जानते हैं, हम अपने अपने तेल खरीदारों को रूस जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। वास्तव में उनमें से कुछ पहले ही अमेरिका और अन्य स्रोतों की ओर रुख कर चुके हैं। मुझे लगता है कि वह कुछ ऐसा है, वह एक परेशानी है जिसे हम हटाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि यहाँ एक तरह से न्याय और निष्पक्षता पर जोर देना उपयोगी नहीं होने वाला है। यह ज्यादा इस बारे में है कि यहाँ व्यावहारिक रास्ता क्या है। मुझे लगता है कि बड़ी तरह की चिंताएं उन कुछ क्षेत्रों से संबंधित हैं जिन्हें हम कमजोर मानते हैं, जैसे कि कृषि, और हम किस हद तक कुछ खास तरह की मांगों को स्वीकार कर सकते हैं हमारे कृषि उत्पादकों को नुकसान पहुंचाए बिना, जिनमें से कई के पास उस तरह के संसाधन नहीं हैं और कभी कभी वह सब्सिडी भी नहीं है जो अमेरिकी किसानों के पास है। तो हम उसे एक तरह से कैसे संतुलित करें कि अमेरिकी उत्पादकों को और ज्यादा पहुंच मिले जबकि हमारे अपने उत्पादन और राजस्व को नुकसान न पहुंचे। कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जहां हम सौदे कर सकते हैं।
तो पूरी तरह से न कहना शायद फायदेमंद नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने में बहुत सावधान रहना होगा कि जहां हम हाँ कहें वहां हम, आप जानते हैं, अपने उत्पादकों को कुछ जीत दिलाकर उनकी मदद भी कर सकें। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी मार्केट तक पहुंच, जहां हम अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बातचीत इस बात के गहरे ज्ञान को देखते हुए कि हम कहां अच्छे हैं और कहां अमेरिका सुझाव के लिए खुला हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात यह है, शॉर्ट टर्म हम कमजोर स्थिति से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके उलट की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका को ज्यादा सामान निर्यात करते हैं। लंबे समय में मुझे लगता है कि हमें, आप जानते हैं, उस आवश्यक रणनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनने पर विचार करना चाहिए जिसकी अमेरिका को जरूरत है अगर उसे आगे चलकर चीन से आमना सामना करना है। लेकिन यह आप जानते हैं, क्योंकि यह प्रशासन अपने विचारों में शॉर्ट टर्म है। देखिए, ये दिलचस्प है कि आपने उस के बारे में वो बात उठाई। आप जानते हैं, भारत का एक तरह का चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी पक्ष पर, जो कि एक तरह से चीज़ों को लेकर आम राय रही है, जिसकी वजह से क्वाड अस्तित्व में आया, और आज क्वाड का भी हमें नहीं पता कि उसका भविष्य क्या है। ऐसा लगता है कि एक विचारधारा है कि शायद, आप जानते हैं, ट्रंप चीन के साथ सीधे अपने तरीके से निपटना चाह रहे हैं, बजाय इसके, आप जानते हैं, क्वाड के और ज़्यादा अप्रासंगिक होने का खतरा है। और आप जानते हैं, सवाल ये है कि ऐसे माहौल में भारत क्या करे जहां ट्रंप शायद चीन के खिलाफ एक जवाबी ताकत के रूप में भारत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि लगभग निश्चित रूप से पहली बात यह है कि यह प्रशासन अपने अपने कुछ कार्यों में अपेक्षाकृत शॉर्ट टर्म है। ये इससे आगे नहीं सोच रहा है कि इसके एक तरह से लंबी अवधि के परिणाम क्या है। लेकिन यह कई मायनों में मानता है कि जब लंबी अवधि की बात आती है तो यह एक तरह से वापस आकर कह सकता है, जो हुआ सो हुआ, चलो सौदा करते हैं। और ये एक तरह से सब कुछ लेन देन पर आधारित है, सौदे पर आधारित है, और लंबी अवधि में एक सौदा किया जा सकता है, यह देखते हुए कि भारत को अपनी सीमा पर चीन को लेकर चिंताएं हैं, और यह देखते हुए कि दोनों देश वास्तव में रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के कुछ सामान्य क्षेत्र ढूंढ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में इस प्रशासन के दिमाग में हर चीज को अलग अलग खांचों में बांटा जा सकता है। ट्रेड पर सौदा करते हैं, लेकिन इसे रक्षा सौदे से अलग रखते हैं जो आगे चलकर होना है। बेशक ये दोनों जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है भारत के लिए यह सुझाव देना भी महत्वपूर्ण है कि एक संबंध है, और यह कि आप जानते हैं लंबी अवधि में अमेरिका को उस तरह के संबंधों से फायदा होगा जिनका हम वादा करते हैं, साथ ही हमारी रक्षा खरीद वगैरह, और उस रक्षा सहयोग से भी जो हम पेश करते हैं। आपके अनुसार बेहतर शब्द के अभाव में अमेरिका के साथ अपनी बातचीत में भारत पर एक स्वीकार्य टैरिफ क्या होगा? यहाँ कुछ विशेषज्ञ यह सुझाव दे रहे हैं कि 15% से ज्यादा कुछ भी भारत के लिए संभालना मुश्किल होगा। आपकी राय में क्या भारत को इसी का लक्ष्य रखना चाहिए? क्या कोई संख्या है? खैर, 0 बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे लगता है मुद्दा यह है कि हमें अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बाधा नहीं आनी चाहिए। और अगर आप ज्यादातर पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया को देखें तो जो सौदा उभरता हुआ दिख रहा है वह 19% है। उनमें से कई ने यही हासिल किया है। अब विकसित देश यूरोप, जापान ने 15% हासिल किया है, और सिंगापुर ने 10, और कई देश जिन्होंने अमेरिका को एक तरह से उकसाया नहीं, उन्होंने 10 हासिल किया है। तो उस दायरे में कुछ भी 10 से 20 बहुत अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम ऐसी प्रतिबद्धताएं न करें जो बोझिल हों और जिन्हें पूरा करना हमारे लिए मुश्किल हो।
मुझे लगता है जापान और यूरो क्षेत्र ने भारी निवेश पर ऐसी प्रतिबद्धताएं की हैं जिनमें वादा ये है कि उस इन्वेस्टमेंट से होने वाला ज्यादातर मुनाफा अमेरिका को जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं से बहुत ज्यादा समझौता किए बिना इसे कैसे पूरा करेंगे। और शायद वे सोचते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, या वे एक तरह से टिक सकते हैं जब तक कि मौजूदा प्रशासन है और बाद में फिर से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेहतर सौदा पाने के लिए इस तरह की प्रतिबद्धताएं करना बुद्धिमानी है। फिर H-1B वीजा के मुद्दे पर आते हैं। चूंकि आपने उसे एक ऐसी चीज के रूप में चिन्हित किया जिसे भारत को सामने रखना चाहिए इन वार्ताओं में भी, तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इस $1 लाख के शुल्क के प्रभाव को कैसे देखती हैं? मेरा मतलब है, मैं जानती हूं कि सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय सोच है जो किसी भी चीज़ का पैमाना नहीं होना चाहिए, जो कहती है कि इस प्रतिभा को यहाँ वापस लाओ, उन्हें भारत के इकोनॉमी में योगदान करने दो। लेकिन भारत में नौकरियां हैं कहाँ? वे हैं कहाँ? खैर, हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या होता है जब वे बाधाएं लगाई जाती हैं, है ना? तो जो बात मायने रखती है वह है उसके बाद की नौकरियां। सबसे पहले आइए स्पष्ट कर लें कि समय के साथ भारतीय कंपनियों के लिए H-1B वीजा की आवश्यकता कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत कुछ किया जा सकता है। आप जानते हैं, भौतिक उपस्थिति के बजाय वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से कम की आवश्यकता है। एक समय था जब आपके प्रोग्रामर्स को अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए अमेरिकी कार्यालयों में जाकर बैठना पड़ता था। आज स्पष्ट रूप से ऐसा बहुत कम है। तो आप जानते हैं, H-1B से ज्यादा सवाल यह है कि क्या इस आउटसोर्सिंग पर टैरिफ लगाया जाएगा, और वह वहां एक बड़ी चिंता होगी। साथ ही कई तरह के स्पष्टीकरण आए हैं जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि मौजूदा H-1B को परेशान नहीं किया जाएगा कि आप जानते हैं, अमेरिका में भारतीय छात्र जो एक स्टेम डिग्री से H-1B में जाते हैं, उन्हें वह कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे तरीके हो सकते हैं कि वास्तव में भारतीय कंपनियां अभी भी अमेरिका में बहुत सारे कर्मचारी रख सकती हैं, सिवाय इसके कि उन्हें शायद अमेरिका में डिग्री हासिल करने वाले भारतीय छात्रों में से ज्यादा भर्ती करने की कोशिश करनी होगी और उन कर्मचारियों का उपयोग करना होगा। लेकिन अंत में मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है जैसा आपने कहा कि भारतीय कंपनियां तय करें। मुझे सच में वहां किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं वहां उस फ्रंट एंड का काम करने के लिए कुछ लोगों को काम पर रख लेता हूं, लेकिन इसके बजाय मैं वर्चुअल साइट पर और भी बहुत कुछ करूंगा। मैं हासिल करूंगा बहुत कुछ, और एक तरह से मैं यहां के लोगों से वहां के फ्रंट एंड को बैकअप करवाऊंगा। तो अमेरिका में कुछ हद तक भर्ती होगी फ्रंट एंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों की, लेकिन बैक एंड का ज्यादातर काम भारत में किया जाएगा। मुझे लगता है इसी तरह जब हम सोचते हैं उन अमेरिकी कंपनियों के बारे में जो भर्ती कर रही हैं, दुनिया की माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में H-1B आधार पर, आप कल्पना कर सकते हैं कि उन लोगों में से कई और को सीधे भारत में काम पर रखा जाएगा, लेकिन उन्हें भारत में उनके GCCs में रखा जाएगा और अपना काम भेजते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि समायोजन होगा। मुझे लगता है कि इसका कुल प्रभाव अमेरिका में H-1B आप्रवासन का कुछ कम होना होगा, लेकिन ये उतना नहीं है, ये उतना बुरा नहीं लगता जितना पहली एक तरह की नजर में लगा था। मुझे लगता है हायर्स एक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यस, इस बात महत्वपूर्ण है कि आपने ये बात उठाई है। जैसा कि आपने कहा, चिंता ये है कि भारतीय सेवा आउटसोर्सिंग, अगर उस पर टैरिफ लगता है तो मेरा मतलब है, आप जानते हैं, हम सच में मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे याद है आपने कहा था, आप जानते हैं, जब यह सब शुरू हुआ कि ट्रंप के टैरिफ भारत के लिए एक वेकअप कॉल हैं कि वह किसी एक देश पर निर्भर न रहे। और आपने ये बात कही थी कि यह भारत के लिए सुधारों को लागू करने का एक मौका है जो तब हमें उस 8-8.5% की वृद्धि को हासिल करने देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमने इस बारे में सोचा है, कि क्या भारत ने इस बारे में वास्तव में बिल्कुल भी सोचा है?
मेरा मतलब है, मुझे पता है कि IMF कहता है कि इस साल भारत की वृद्धि उनके पहले के अनुमान से थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि यह अगले वित्तीय वर्ष में उतनी, आप जानते हैं, उतनी अच्छी नहीं होगी, टैरिफ के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए। तो क्या आपको भारत की ओर से कोई ऐसा रोड मैप आता दिख रहा है जो आवश्यक ढांचागत सुधार के इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? मुझे लगता है, खैर, निश्चित रूप से GST सुधार, जिस हद तक वे इनमें से कुछ चीजों से प्रेरित थे, वे भी GST को सुव्यवस्थित करने के लिए एक अच्छी जगह, एक अच्छी कार्रवाई थे। बेशक अब हमारे पास 3 स्लैब हैं, है ना, लेकिन ये एक कदम था, एक कदम आगे। मुझे लगता है बड़ा सवाल ये है, आप जानते हैं, वे सभी सुधार जो हम भारत में व्यापार करना आसान बनाने के लिए सुझा रहे हैं, हमें उनमें तेजी लाने की जरूरत है। मुझे याद है एक समिति बनाई गई थी, पिछले बजट में नहीं बल्कि उससे पहले वाले बजट में, व्यापार करने के आसान तरीके सुझाने के लिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार उस तरह की कार्रवाई करने को लेकर बहुत सकारात्मक थे। मुझे लगता है कि उसे बहुत जल्दी आगे लाने की जरूरत है और राज्यों को साथ लाना होगा और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जो कुछ हद तक है, लेकिन एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को पाने और हमारी घरेलू फर्मों के साथ साथ हमें मिलने वाले किसी भी विदेशी प्रत्यक्ष इन्वेस्टमेंट, दोनों के लिए व्यापार करना आसान बनाने के लिए। और इसका एक हिस्सा निश्चित रूप से टैक्स कराधान प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कभी-कभी कम मनमाना बनाना है। और आप जानते हैं, कम से कम ऐसा कि मैं आप पर टैक्स करूंगा और फिर हम अगले 5 सालों तक अदालतों में देखेंगे कि क्या होता है। मुझे लगता है कि हमें उस सब में तेजी लाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि दूसरी जगह जहां हमें वास्तव में करीब से देखने की जरूरत है, वह समय के साथ टैरिफ में धीरे धीरे हो रही वृद्धि है। मुझे लगा कि अमेरिका के साथ चर्चा बहुत मूल्यवान होगी, क्योंकि यह न केवल हमें कहीं और देखने पर मजबूर करेगी, बल्कि हमें अपनी टैरिफ प्रणाली को भी देखने और यह देखने पर मजबूर करेगी कि हम भारतीय उद्योग की रक्षा के लिए कहां टैरिफ बढ़ाते रहे हैं। भारतीय उद्योग को वास्तव में संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, अगर हम व्यापार करने में उसकी मदद करने के लिए सही काम कर सकें। तो आप जानते हैं, मैं चाहूंगा कि भारतीय उद्योग में 2000 के दशक की शुरुआत वाला रवैया हो, जब उन्हें लगता था कि वे दुनिया को हरा सकते हैं। हमें उस रवैये को फिर से वापस लाने की जरूरत है, क्योंकि वे बहुत बहुत निराशावादी रहे हैं और यह कहते हुए पुराने लाइसेंस परमिट राज की ओर लौट रहे हैं कि हमें संरक्षण की जरूरत है। आज के जमाने में ये कोई जवाब नहीं है। हमें न नई तरह की आपूर्ति श्रृंखलाएं बनानी होंगी, और सिर्फ अमेरिका के जरिए ही नहीं, सिर्फ पश्चिम तक ही नहीं, पूर्व की ओर, अफ्रीका की ओर, ऑस्ट्रेलिया की ओर, ये सभी ऐसी जगहें हैं जहां हमें खोज करनी चाहिए। और उम्मीद है कि यह एक वेकअप, ऐसा करने के लिए एक वेकअप कॉल। खैर, आपने कुछ बजट पहले सरकार द्वारा एक समिति गठित करने का उल्लेख किया, और आप जानते ही हैं कि इस देश में किसी चीज़ को ख़त्म करने का सबसे पक्का तरीका एक समिति बनाना है, क्योंकि यह सालों तक दबी रह जाती है। लेकिन उसे छोड़ दें तो साथ ही मुझे लगता है कि राज्यों को साथ लाने के बारे में जो महत्वपूर्ण बात आप कहते हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए आपको राज्यों तक पहुंचने के लिए उस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति, संघवाद की सच्ची भावना की भी आवश्यकता है, और न कि उसकी जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। आखिर में मिस्टर राजन, भारत एक ऐसी दुनिया में कैसे आगे बढ़े जहां, जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप ने कूटनीति में, आर्थिक ट्रेड पॉलिसी में टैरिफ को साफ तौर पर एक हथियार बनाने का फैसला किया है, और ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और क्या आप जानते हैं, आपने उसे देखा। मेरा मतलब है, उन्हें कनाडा का वह विज्ञापन पसंद नहीं आया जो उन्होंने रोनाल्ड रीगन की दशकों पुरानी टिप्पणियों के साथ टैरिफ पर निकाला था, और आप जानते हैं वह उनसे नाराज़ हो गए और उन पर टैरिफ लगा दिए। तो आप कभी नहीं जानते कि वो अगली सुबह क्या कर बैठें।
खैर, मुझे लगता है कि इसका जवाब है कि घरेलू राजनीति को एक तरफ रखें और भारत को उतना मजबूत बनाएं जितना हम बना सकते हैं। और इसका मतलब है कि चलिए हम अंदरूनी तौर पर देखें। हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है और ये बढ़ रहा है। निश्चित रूप से क्रय शक्ति क्षमता के लिहाज से यह बढ़ रहा है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम विकास बढ़ा सकते हैं। आपने नौकरियों की बात की, चलिए शहरी क्षेत्रों के लिए सेवाओं के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब है कि चलिए और भी बहुत से लोगों को ट्रेन करें, न सिर्फ हाई टेक चिप डिजाइन में, बल्कि प्लम्बिंग में, बढ़ईगिरी में, मेन सड़क निर्माण में, राजमिस्त्री के काम में। हमारी निर्माण क्षेत्र में एक मजबूत वृद्धि हुई है। हमें किफायती आवास के मामले में और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम नौकरियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यों और केंद्र के बीच भी बहुत ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। और हम हमेशा राज्यों में विकास को बाधित करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि वे विपक्षी राज्य हैं या क्योंकि हम उनके 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 मौजूदा नेतृत्व को पसंद नहीं करते। हमें एकजुट होने की जरूरत है। वास्तव में यह कुछ ऐसा है जो मार्क कार्नी कनाडा में मेन में करने की कोशिश कर रहे हैं, घरेलू बाधाओं को और भी तोड़ना ताकि वे विकास पैदा कर सकें। मेरा मानना है कि अगर हम भारत में घरेलू बाधाओं को तोड़ सकें और हम जैसा विकास कर सकते हैं वैसा कर सकें और इस तरह की बातें बंद करें। आप जानते हैं महाराष्ट्र में नौकरियां महाराष्ट्रियों के लिए, और बस मेरा मतलब है हमें एक एकीकृत मार्केट की जरूरत है, चाहे वह एक श्रम मार्केट हो चाहे वह एक माल मार्केट हो। हमें पूरे भारत में प्रवाह की जरूरत है। इस तरह हमें दूसरों के खतरों से सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि हम कह सकते हैं ठीक है, हम खुद भी काफी मजबूत हैं क्योंकि हमने भारतीय इकोनॉमी को उस हद तक विकसित किया है। तो मुझे लगता है कि आंतरिक रूप से देखने पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। बेशक बाहरी रूप से देखने पर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप जानते हैं अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश नहीं है, और भी हैं जिनके साथ हम संबंध विकसित कर सकते हैं। हमें उन दोनों मोर्चों पर काम करने की जरूरत है, इस संभावना को खुला रखते हुए कि अमेरिका वापस आ सकता है और आगे चलकर एक बहुत अधिक उत्सुक भागीदार बन सकता है। खैर, ऐसा लगता है कि भारत यूरोपीय संघ का ट्रेड समझौता भी जल्द ही हो सकता है। यूके के साथ एक तो पहले ही हो चुका है, तो देखते हैं कि यह भारत को कहां ले जाता है। लेकिन धन्यवाद रघुराम राजन, हमसे जुड़ने के लिए और उस पर हमें एक दृष्टिकोण देने के लिए जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से भारत के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बातचीत बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ कोई भी दिन उबाऊ नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हफ्ते के शो में बस इतना ही। हम अगले हफ्ते ट्रैकिंग ट्रंप पर और भी बहुत कुछ के साथ वापस आएंगे। तब हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।